नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बैरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, ख़ासतौर पर आदर्शवाद और यथार्थवाद, उनके बारे में पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी। और जो यथार्थवादी सिद्धांत है, उसके विभिन्न विचारकों ने इस सिद्धांत को के बारे में अपने विचार रखे हैं, जिसमें राइनल्ड नेबूर एक प्रमुख सिद्धांतकार है, जिनके बारे में केवी थॉम्सन ने लिखा है कि हम सब यथार्थवादियों का पिता होने का श्रेय नेबूर को है। इसी श्रेणी में E.H. कार का नाम भी महत्वपूर्ण है। जॉन स्पाइकमैन, जॉर्ज F. कैनन, F.L. शूमैन, हेनरी किसिंगर और हैंस जे मार्गन्थो, जिन्होंने इसको अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस में सैद्धांतिक रूप प्रतिपादित किया उसका, और 6 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। मार्गन्थो के यथार्थवादी सिद्धांत के, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्धांत, क्वेश्चन बनता है इस पर। आज हम बात करेंगे कि यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचकों ने किस तरह से आलोचना की है, या उसकी कमियों की तरफ आलोचकों ने क्या इशारा किया है। तो पहली आलोचना रहता है कि मार्गन्थो केवल मानव के दुर्गुण पक्ष का ही वर्णन करता है कि वो स्वार्थी है, शक्ति लिप्सा रखता है, लालसा, शक्ति की लालसा रखता है। उसके जो सद्गुण हैं, सद्गुण पक्ष की वो अवहेलना करता है। दूसरा, यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संघर्ष पक्ष का वर्णन तो करता है, परंतु सहयोग पक्ष की अवहेलना करता है। यथार्थवादी भूल जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल संघर्ष ही नहीं है, मुठभेड़ ही नहीं होती, बल्कि शांति सद्भाव की भी गुंजाइश रहती है। यथार्थवादी सिद्धांत मानव प्रकृति पर आधारित है, और मानव प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है कि किन खास परिस्थितियों से प्रभावित होकर मनुष्य किस प्रकार का विशेष दृष्टिकोण अपना लेता है। इसका कोई निष्पक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता। और एक आलोचना इसकी ये की जाती है कि मार्गन्थो का जो सिद्धांत है, केवल शक्ति के सिद्धांत पर बल देता है, शक्ति के एकलवाद के सिद्धांत पर ही इसका जोर है। और आलोचक ये कहते हैं कि दृष्टिकोण एकांगी है। हॉफमैन ने मार्गन्थो के सिद्धांत को शक्ति का अद्वैतवाद बताया, पावर मोनिज्म। हॉफमैन ने शक्ति सिद्धांत की एक दूसरी कमी बताई है। उसका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसे अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप शक्ति का विकास होता है, परंतु उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसी प्रकार मार्गन्थो के सिद्धांत की एक आलोचना और होती है कि मार्गन्थो का यथार्थवादी सिद्धांत राष्ट्रहित की धारणा को यांत्रिक और निश्चयात्मक अर्थ प्रदान करने की गलती करता है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि राष्ट्रीय हित क्या है। ये विभिन्न राजनेताओं के द्वारा
विभिन्न परिस्थितियों और परिवेशों में विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं का मामला पैदा हो जाता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, नेविल चैम्बरलेन की अपनी एक धारणा थी और उसने 1939 में जर्मनी और इटली के प्रति एक तुष्टीकरण की नीति को दृढ़ता से पालन किया, परंतु उसी के उत्तराधिकारी चर्चिल ने ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों के बारे में अपने भिन्न प्रकार के विचार रखे, तो ये भी उसकी आलोचना की जाती है। लेकिन इन कटु आलोचनाओं के बावजूद भी मार्गन्थो के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत की कुछ प्रबल कारणों से उसकी सराहना की जाती है, और वो ये है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय को वैज्ञानिक सिद्धांत की दिशा में ले जाने के लिए एक शक्तिशाली ढंग प्रस्तुत किया, और ऐसा करके मार्गन्थो ने यथार्थवाद के अस्पष्ट धरातल से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन के लिए एक आवश्यक रूपांतरण का प्रावधान किया। उसने एक शक्तिशाली प्रवृत्ति को सफलतापूर्वक स्थापित किया, और जिसका अनुकरण इस विषय के हैरोल्ड स्प्राउट, G.F. कैनन, केनेथ W. थॉम्सन जैसे विद्वानों की एक बड़ी संख्या ने किया। सिंगर ने तो मार्गन्थो को सर्वाधिक विख्यात सिद्धांत निर्माता कहा है, डेविड सिंगर। थॉम्सन ने तो यहाँ तक कहा कि पिछले कुछ वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में से संबंधित अधिकांश साहित्य मार्गन्थो तथा उसके आलोचनाओं के बीच संवाद जैसा रहा है। ये स्वीकार किया जाता है कि यद्यपि यथार्थवादी प्रतिमान राज्यों के अभिनेता होने और सत्ता को इस रूप में देखने पर बल देकर कि यही वह मार्ग है जहां अन्य सभी विचार गुजरते हैं, सिद्धांत को इतना संकीर्ण बना देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण में एक व्यापक क्षेत्र है जो उसमें वो हमारी सहायता नहीं कर सकता, परंतु फिर भी व्यवस्थागत परिप्रेक्ष्य ने अनुसंधान की अनेक रोचक धाराओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये मानना पड़ेगा कि मार्गन्थो ने यथार्थवाद को एक स्वरूप और दिशा प्रदान की है, यथार्थवाद को एक ठोस दार्शनिक आधार प्रदान किया है। मार्गन्थो की मान्यताओं से हम भले ही सहमत हों न हों, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के महत्व को उजागर करके उसने हमें अध्ययन और अनुसंधान का एक नया ढंग सिखाया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों की समस्याओं को देखा जा सके। तो ये मार्गन्थो का एक विशिष्ट योगदान है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सैद्धांतिक ढांचा प्रस्तुत करने में। अब हम एक नए पहलू पर चर्चा करें, नव यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म। और ये कुछ पिछले दशकों के अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र के परिप्रेक्ष्य में यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन अपेक्षाकृत परिष्कृत रूप से किया गया है, और संशोधित विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले नव यथार्थवादी के रूप से जाने जाते हैं। इनमें केनेथ वाल्टज प्रमुख विचारक हैं, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नव यथार्थवादी सिद्धांत का सबसे मुखर प्रतिपादन ये समझी जाती है। मार्गन्थो की तरह वाल्टज मानव स्वभाव का वर्णन नहीं करते,
तथा वो शासन कला की जो नैतिकता है उनकी भी अनदेखी करते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं और वाल्टज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सर्वोत्तम सिद्धांत नव यथार्थवादी सिद्धांत है जो व्यवस्था की संरचना और व्यवस्था की निरंतरताओं और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। शास्त्रीय यथार्थवाद का केंद्रीय विषय अभिनेता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में उनके व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन को लेकर रहा है, जबकि नव यथार्थवाद के विश्लेषण का प्रमुख केंद्र व्यवस्था की संरचना, खासकर शक्ति के अनुपातिक वितरण को लेकर है। ये बुनियादी अंतर है इसमें कि वहाँ जो यथार्थवाद है वो व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन पर जोर दे रहा है, यहाँ संरचना पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वाल्टज के विचार में अभिनेताओं का जो महत्व है वो कम है, क्योंकि संरचनाएं उन्हें विशिष्ट प्रकार के आचरण करने के लिए बाध्य करती हैं। गतिविधियां प्राय संरचनाओं के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। अब कुछ बुनियादी मान्यताएं नव यथार्थवाद की, और एक विचारक हैं पी स्मिथ, उन्होंने कुछ बुनियादी मान्यताएं बताई हैं कि जो राज्य और अन्य इकाइयाँ हैं प्राय एक अराजक परिवेश में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों को लागू कर सके। विभिन्न कर्ताओं के आचरणों को नियमों के आधार पर अनुशासित कर सके, उनको कंट्रोल कर सके, ऐसी किसी सत्ता के अभाव में वैश्विक समुदाय के सामूहिक हितों का संरक्षण सहज संभव नहीं है। तो नव यथार्थवाद की पहली खास बुनियादी मान्यता है कि इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई सेंट्रल पावर नहीं है जो कानूनों को लागू कर सके, और जो विभिन्न स्टेट हैं वो अराजक परिवेश में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। दूसरी उनकी मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना विभिन्न कर्ताओं के द्वारा ही निर्मित है। तीसरा, राज्यों का आचरण हमेशा स्वार्थों से प्रेरित होता है और सर्वव्याप्त अराजकता प्रतिस्पर्धात्मक आचरण को बढ़ावा देती है। सब में कंपटीशन रहता है और वो सहयोग की अपेक्षा अपने स्वहित साधन को प्राथमिकता देते हैं। चौथी इनकी मान्यता है कि राष्ट्र राज्य हमेशा तर्कसंगत आचरण करते हैं और अपने स्वार्थ साधन के लिए ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ऐसी रणनीति बनाते हैं जो लाभ को बढ़ाए और हानि को घटाए। ये हर देश चाहता है, हर स्टेट का ये प्रयास रहता है। पांचवी मान्यता है कि अराजकता के कारण प्रकट होने वाली सबसे विकट चुनौती राष्ट्र राज्य के सामने अपने अस्तित्व को बचाए रखनी है। और छठी महत्वपूर्ण मान्यता है कि राष्ट्र राज्य हर दूसरे राष्ट्र राज्य को संभव शत्रु के रूप में देखता है और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक जोखिम समझता है। शक और भय की ये स्थिति एक असुरक्षा का भाव पैदा करती है। राष्ट्र राज्य के राजनीतिक आचरण का मूल स्रोत असुरक्षा का यही भाव है। ये नव यथार्थवादियों की कुछ मान्यताएं हैं। और इनमें एक विचारक तो केनेथ वाल्टज है, इसके अलावा जोसेफ ग्रीचो भी है। ये एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यदि यथार्थवादियों और नव यथार्थवादियों की बात करें, उनके बीच में अंतर की बात करें, तो यथार्थवादी एक स्वतंत्र अभिकर्ता या ये कहें कि स्वायत्तशासी एकक के रूप में राज्य की भूमिका देखी जानी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना व्यवस्था को प्रभावित करती है। उधर नव यथार्थवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि राज्यों की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं
को ध्यान में रखा जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ठीक रखने वाले सूत्र के आधार पर संरचना को परिभाषित किया जाता है। दूसरा यथार्थवादी दृष्टिकोण यह है कि सत्ता अपने आप में एक साध्य है, इसके रूप और तत्व भिन्न होते हैं, जैसे संसाधन, तकनीकी, सैनिक बल इसकी सर्वाधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति है। नव यथार्थवादी दृष्टिकोण की तरफ देखें तो उनका मानना है कि शक्ति का अर्थ है किसी राज्य की कुल क्षमताएं और यही राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करता है और यही कारण है कि संयुक्त राज्य और सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौर में आतंक का संतुलन बनाए रखा। तीसरा यथार्थवादी धारणा है कि अराजकता राज्यों की व्यवस्था की दिशा का नाम है। अराजकता राज्यों की व्यवस्था की दशा का नाम है और राज्य अपने आकार, अपनी स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, नेतृत्व की गुणवत्ताओं आदि के अनुसार उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरी तरफ नव यथार्थवादी अराजक व्यवस्था को वो कहते हैं कि अराजकता जो है, अराजकता व्यवस्था को परिभाषित करती है तथा राज्य अपने संसाधनों, क्षमताओं के अनुसार उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। सभी राज्य निसंदेह अपनी सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैलियाँ भिन्न हो सकती हैं, जो किसी महाशक्ति के सैनिक गुट में शामिल होने या गुट बनाने से लेकर के अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाने तक कुछ भी हो सकती हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत और नव यथार्थवादी सिद्धांत पर हमने बात करी। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।